डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनातनी, भाजपा ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीएसआर कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। कॉन्क्लेव में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने पर होगा मंथन। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट करेगा जारी। मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की कर सकेंगे जांच। और देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप, कई जगह विजिबिलिटी शून्य। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेन चल रही हैं देरी से। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के जैनेदाह जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की भी मांग कर रहा था। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहे हैं। महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। अमानवीय कृत्य महिला के साथ किया गया। थाने में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला ने बताया कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। और वहीं अगली खबर की बात करते हैं। ये भी बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के जेसोर जिले की है। जेसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। इसके साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो बांग्लादेश से खबर, जहां एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। एक व्यापारी की गोली मारकर यहां पर हत्या करने की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार थम नहीं रहे हैं। तो जेसोर में बदमाशों ने कारोबारी पर फायरिंग की और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, उसके बाद एक और युवक की हत्या की खबर सामने आती है। दहशत फैलाने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर है कर्नाटक से। यहाँ बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव बढ़ गया है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई। आरोप है कि जुलूस पर पास के इलाके से पत्थर फेंके गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गईं। बच्ची को सिर में चोट लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि रविवार को ओम शक्ति मंदिर से भक्त पंचमुखी नाग देवता मंदिर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान अराजक तत्वों ने उन पर पथराव कर दिया। इससे कई भक्त घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो धार्मिक जुलूस पर हमला हुआ। ओम शक्ति मंदिर से ये जुलूस शुरू हुआ था और अचानक यहाँ पर लोगों पर पत्थर बरसाए गए। आपको बता दें कि इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो फिर प्रशासन ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह से विफल है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते हैं, तुरंत ये सब शुरू होता है। कोगिलू का देखो और अभी इसमें देखो, और परसों यल्लापुर में क्या हुआ है, ये सब देखते हुए उनको एक तरह कांग्रेस पार्टी जब आता है उनको जरा सपोर्ट होता है उनको, इस कारण ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपीजमेंट के कारण ही सब हो रहा है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आने के बाद हम लोग शांति तरीका से गणेश प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, अय्यप्पा स्वामी प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, ओम शक्ति प्रोसेशन भी कर नहीं सकता। कारण क्या है? कुछ भी करो हम हैं ऐसा कांग्रेस नेता कहता है ना, उसके वजह से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन की ओर से आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। देश में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार, कॉरपोरेट जगत, सहकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और इसके साथ साथ लाभार्थी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की सीएसआर पहल के तहत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के 3रे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चों को विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत लगभग 3000 बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, एक कॉन्क्लेव की शुरुआत करने वाले हैं। पोषण सुरक्षा में कॉरपोरेट सामाजिक भूमिका। देश भर से लगभग 1200 प्रतिभागियों के इस कॉन्क्लेव में शामिल होने की संभावना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में आग लगने की खबर है। दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लगी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में ये आग लगी है। आग लगने से 3 सदस्यों की जलकर मौत हो गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि परिवार में 10 साल की बच्ची शामिल है। और एक बड़ी खबर, दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में आग लगी है। स्टाफ क्वार्टर से तीनों के जले हुए शव बरामद किए गए हैं। एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस ने स्टाफ क्वार्टर से तीनों लोगों के जले हुए शव बरामद किए हैं। रात करीब 2:30 बजे
आग लगने की खबर सामने आई थी। दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लगी और जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत की खबर आ रही है। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में ये भीषण आग लगी। परिवार में 10 साल की बच्ची भी शामिल है। 3 सदस्यीय परिवार की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक परिवार में 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। एक दर्दनाक हादसा हुआ दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में। दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में 3 लोग आ गए। स्टाफ क्वार्टर ने तीनों जले हुए शवों को बरामद किया है। रात करीब 2:30 बजे आग लगने की जानकारी सामने आई। दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में ये भीषण आग लगी। ये दर्दनाक हादसा और एक ही परिवार के 3 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस परिवार में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस ने स्टाफ क्वार्टर से तीनों के जले हुए शव बरामद कर लिए हैं। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे? बहुत ही भीषण और दर्दनाक हादसे की खबर है ये। देखिए, बिल्कुल संजय, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है उसके पास डीएमआरसी के स्टाफ क्वार्टर है। वहां पर रात करीब 2:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी और 2:39 पर दिल्ली फायर सर्विस को ये कॉल मिलती है, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। दिल्ली फायर सर्विस की 5 गाड़ियां वहां पर काम करती हैं और जब वहां पर आग को बुझाया जाता है और वहां पर अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो दिल्ली फायर सर्विस को 3 बॉडीज वहां पर मिली है। एक ही परिवार है ये। तीनों का नाम आपको बताना चाहूंगा। अजय विमल 42 साल हैं, नीलम उनकी जो वाइफ है 38 साल और उनकी जो बच्ची है जानवी 10 साल। इन तीनों की बॉडीज वहां से रिकवर की गई हैं। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है, लेकिन हादसा जो है वो काफी दर्दनाक है। जी, बहुत शुक्रिया दिव्यांशु तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे भी इसी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर SIR मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता को कोर्ट जाना है तो बेझिझक जाएं, लेकिन ये पूरा विवाद घुसपैठियों को बचाने की साजिश जैसा दिखता है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। घुसपैठिया फेक वोटर्स बचाना है, इसीलिए इस पूरे इलेक्शन कमीशन के अभियान पर निशाना है। ये वही ममता बनर्जी है जो एक समय पर कहती थी कि घुसपैठिया हटाना चाहिए, वोटर्स को हटाना चाहिए जो फेक है। 2005 का वो समय था। अब सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि घुसपैठियों के बचाव में ममता बनर्जी और TMC मैदान में। किस प्रकार से SIR के खिलाफ पहले इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया, बिहार में भी फैलाया, कोर्ट में तो कुछ नहीं निकला। कोर्ट गए थे, वहां पे कोर्ट ने कहा टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। फिर उसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया। BLOs की कहीं पिटाई हुई TMC के कार्यकर्ताओं के द्वारा और धमकाया गया उनको, और अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट बिल्कुल जाए, देखते हैं क्या मिलता है। पर अभी तक बिहार के चुनाव के बाद इतने दिन बीत गए, कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की है वहां पर। ये केवल और केवल घुसपैठिया बचाने के लिए।
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और माकपा नेता वृंदा करात के दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जिल इमाम का बचाव करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत न देने पर कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम दोनों आरोपियों के बचाव के लिए बाहर निकल आया है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम हमेशा वोट बैंक को देश हित से ऊपर रखता है और देश विरोधी तत्वों का समर्थन करता है। वोट बैंक के नाम पर उमर शर्जील बचाओ गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बचाओ वाले काम पर इट इज नॉट जस्ट वन और टू, द एंटायर कांग्रेस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इज आउट टू डिफेंड उमर एंड शर्जील आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड any kind of relief to these two. Right from Prithviraj Chavan, who says that they are not terrorists, they are in fact exercising freedom of speech. The Supreme Court has said that they are the intellectual architects behind what happened in Delhi. Despite that, look at the soft corner that the entire ecosystem has for such elements from the Tukde Tukde gang. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से सीएम मोहन चरण मांझी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उड़ीसा की विकास यात्रा को नई दिशा देने और युवाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही पीएम मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी है और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। – 2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई प्रगति पहल से वो परियोजनाएं अब पूरी हो रही हैं जो दशकों से लंबित थी। ऐसी ही एक परियोजना है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है जो मंजूरियां न मिलने के चलते काफी समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन प्रगति के जरिए परियोजना को गति मिली और दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बोगीबिल ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। बीते एक दशक में देश में बने पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विकास के विजन के शानदार प्रतीक बनकर उभरे हैं। ये पुल केवल एक इलाके को दूसरे से जोड़ने भर का काम नहीं करते, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए इस तरह की अहम परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है, जिसके चलते इन प्रोजेक्ट्स को जरूरी गति मिली है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज इसका एक अद्भुत उदाहरण है। करीब 5 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। लॉन्ग वेल्डेड, फुल्ली वेल्डेड गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। 125 मीटर का स्पैन यूज़ किया गया है। इस ब्रिज में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाने के लिए और हर तरह का प्रिकॉशन लेने के लिए स्फेरिकल बियरिंग का यूज़ किया गया है। अपने आप में एक अनूठा है, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग इसको हम कह सकते हैं रेलवे में। बोगीबिल रेल कम रोड ब्रिज की परिकल्पना साल 1997 में असम समझौते के तहत की गई थी, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से यह परियोजना वर्षों तक लंबित रही।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति के तहत नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय से काम में तेजी आई और आखिर 2018 में यह पुल बनकर तैयार हुआ। 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली। बोगीबिल ब्रिज देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत चीन सीमा तक सैन्य आपूर्ति आसान हुई है। बोगीबिल घाट के साथ यह क्षेत्र अब पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां क्रूज और हाउस बोट की सुविधा भी है। इस परियोजना के चलते स्थानीय लोग मत्स्य पालन, डेयरी और कृषि जैसे छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। ये ब्रिज बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा हम लोग को हुआ, हम लोग का इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो दिन ब दिन ब्रिज बनने के बाद डेवलप हो रहा है, और ये क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। इस पुल ने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाया है, जिससे उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। बोगीबिल ब्रिज होने के बाद हम लोगों का यहाँ पे जो फ्लड का जो बांध पानी जो बाढ़ का स्थिति था वो बहुत कम हो गया। ये जगह अभी सिक्योर हो गया। सरकारी योजनाओं के सटीक और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति पहल वरदान साबित हुई है। देश के हर कोने में तेजी से पूरी हुई कई परियोजनाएं इसका उदाहरण बनकर उभरी हैं। बोगीबिल ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का मंगलवार तड़के 81 साल की उम्र में निधन हो गया। कलमाडी के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन कलमाडी का पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने तड़के करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पुणे से पूर्व सांसद और रेलवे राज्य मंत्री रहे कलमाडी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा बहू, 2 बेटियां, दामाद और पोते पोतियां हैं। आजकल कई युवाओं की ये शिकायत होती है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता या वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से कारक होते हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के जरिए आप ये भी जानिए कि आखिर स्मरण शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। जो स्मरण शक्ति है ये हमारी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेमोरी की डिजीजेज हैं जैसे डिमेंशिया है या अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है, उसके कुछ कारण तो रिवर्सिबल हैं, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है। इन सब की वजह से भी हमारी मेमोरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है या भूलने की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बिनाइन फॉरगेटफुलनेस है, जिसको हम ये कहते हैं कि आप चाबी रख के भूल गए, चश्मा रख के भूल गए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हो सकती हैं एक सर्टन एज के बाद, जिसको हम मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। ये बिनाइन चीज़ है और सभी के साथ होती हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, कई काम एक साथ करने में कार्य ठीक से न हो पाना, तनाव और अवसाद, नींद पूरी न होना, अनियंत्रित जीवन शैली, कुछ दवाएं, असंतुलित आहार का सेवन, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान, हार्मोन का असंतुलन, एकाग्रता की कमी और याददाश्त में कमी की समस्या, ये सभी कारक हमारी स्मरण शक्ति या स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम
ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। मिनरल्स वाली डाइट लेंगे आप, अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज़ की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। मानव शरीर की संरचना एक सुपर कंप्यूटर जैसी है। दशकों से मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की स्मरण शक्ति पर खोज कर रहे हैं और उसको अद्भुत बताया गया है। कहा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10 से 15% ही उपयोग करते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है। स्वस्थ जीवन शैली स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।